फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स आज हमारा सर्वेइंग इंजीनियरिंग में टॉपिक है कि हॉरिजॉन्टल एंगल को थ्रोडलाइट के द्वारा कैसे मेजर किया जाता है। क्लियर? तो देखते हैं कि थ्रोडलाइट के द्वारा हॉरिजॉन्टल एंगल कितने मेथड के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, उन मेथड से हमें क्या एडवांटेज मिलने वाला है, क्या क्या डिसएडवांटेज होगा, ये सब हम यहाँ पर पॉइंट में देखने वाले हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट थ्रोडलाइट के द्वारा। ठीक है, कैसे करते हैं फ्रेंड, ये देखना ध्यान से। थ्रोडलाइट के द्वारा हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं फ्रेंड। थ्रोडलाइट के द्वारा हम जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, इसके हमारे पास टू मेथड हैं। ठीक है, इसके हमारे पास टू मेथड होते हैं। तो दो मेथड होते हैं फ्रेंड। फर्स्ट मेथड हमारे पास है, देखते हैं मेथड की बात करते हैं। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बाय थ्रोडलाइट। थ्रोडलाइट के द्वारा हॉरिजॉन्टल एंगल मापने के मेथड विधियां। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास फ्रेंड यहाँ पर दो मेथड होते हैं, आपको नाम याद रखने हैं। फर्स्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड रेपिटेशन मेथड होता है। क्लियर फ्रेंड? और दूसरा मेथड हमारे पास आता है रिट्रेशन मेथड। क्लियर फ्रेंड? रिट्रेशन मेथड। इसी रिट्रेशन मेथड का फ्रेंड एक नाम और होता है डायरेक्शन मेथड, भी इसको कहा जाता है डायरेक्शन मेथड। और फ्रेंड इसको एक नाम और दे देते हैं हम सीरीज मेथड। ये नाम क्यों दिए जा रहे हैं, अभी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नाम ये दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो मेथड हैं, आपका एक रेपिटेशन मेथड एंड सेकंड इज रिट्रेशन मेथड। ठीक है, रेपिटेशन मेथड फ्रेंड और रिट्रेशन मेथड। ठीक है, इनके नाम से ही इनका प्रोसीजर का आधा पता लगता है। कैसे पता लगता है, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये दो मेथड है, आपको नाम याद रखने हैं। शुरू करते हैं। पहला मेथड रेपिटेशन मेथड, मैं पहले आपको उसको समझा देता हूं, फिर आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिखाने वाला। क्लियर? तो ध्यान से देखोगे कैसे ये मेथड किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। जो फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है फ्रेंड रेपिटेशन मेथड, समझना ध्यान से। हम यहाँ देख रहे हैं कि हम कोई हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है। तो देखते हैं, आप कहीं ग्राउंड पर गए और ग्राउंड पर आपके पास ये कोई आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट है। ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट है। क्या मान ले क्यों मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जहां पर आपको अपना एपरेटस थ्रोडलाइट सेट करना है। तो इसे कह सकते हैं कि आपका एक स्टेशन पॉइंट है जहां पर आपको अपना एपरेटस सेट करना है। क्लियर? अब यहां से ग्राउंड के ऊपर आपके पास कोई दो पॉइंट और है, मान लिया P और इधर मान लिया अपना कोई पॉइंट है हमारा R। इनके बीच का जो बनने वाला ये एंगल है, इनके बीच जो बनने वाला ये एंगल है फ्रेंड, ये आपको मेजर करना है। ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा फिलहाल, हॉरिजॉन्टल एंगल। तो एंगल जो हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं, हम ये करना है PQR। ये एंगल हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, दोबारा समझोगे। हमारे पास कोई ग्राउंड है, ग्राउंड का हमारे पास ये एक स्टेशन पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट। ये हमारा स्टेशन है Q। ठीक है, और ये हमारे दो ग्राउंड पॉइंट है। ये आपका एक कौन सा पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट। या ये कह दो कि हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, इधर भी ऑब्जेक्ट है और उनके बीच का ये बनने वाला एंगल है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें ये एंगल मेजर करना है किस मेथड के द्वारा, रेपिटेशन मेथड के द्वारा। तो रेपिटेशन मेथड क्या कहता है ये समझना। सबसे पहले आपको समझना है, मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके पास थ्रोडलाइट में दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट को नाम दिया जाता है वर्नियर प्लेट का। ठीक है फ्रेंड, और सेकंड हमारे पास है मेन प्लेट। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या प्लेट होती है, मेन प्लेट को मैंने आपको बताया था कि लोअर प्लेट भी कहते हैं, और लोअर प्लेट का है दूसरा नाम क्या होता है, स्केल प्लेट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मेन प्लेट को लोअर प्लेट बोलते हैं। लोअर का मतलब इसलिए क्योंकि ये नीचे होती है, ऊपर जो प्लेट होगी वो वर्नियर, नीचे जो होगी वो मेन।
ठीक है। तो मेन प्लेट लोअर प्लेट कहलाती है और लोअर प्लेट को ही हम स्केल प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको पता है। तो आपके पास एक इस प्रकार की प्लेट जो होती है, ये एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट ये होती है, एक प्लेट इसके ऊपर, जो ऊपर होगी वो वर्नियर, जो नीचे होगी वो मेन प्लेट। तो एक नीचे होगी ये वाली और फिर एक इसके ऊपर होगी ये, ठीक है। तो दो प्लेट होती है, एक को वर्नियर प्लेट कहा जाता है और एक को फ्रेंड आपका मेन प्लेट कहा जाता है। क्लियर। तो हम क्या काम करते हैं, स्टार्टिंग में जब आप इसको करना शुरू कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो ये प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये है, ठीक है। ऊपर के हिसाब से इसको मैं वर्नियर मान लेता हूँ, नीचे के हिसाब से इसको मैं मान लेता हूँ मेन प्लेट। तो जो ये वर्नियर है, ठीक है, और इधर ये आपका मेन है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के ऊपर नंबरिंग पड़ी रहती है, एंगल्स पड़े रहते हैं। तो जब आप किसी एंगल को मेजर करना चाहोगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या काम करोगे, सबसे पहले दोनों प्लेटों को 0-0 डिग्री पर सेट कर दोगे, ठीक है। दोनों प्लेटों को 0-0 डिग्री पर सेट कर दोगे। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मेन प्लेट है इसको हम बोलते हैं ए, और जो आपके पास वर्नियर प्लेट है इसको हम बोलते हैं बी। यानी कि ए प्लेट और बी प्लेट दोनों का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री का डिफरेंस, पूरा एक्यूरेट 180 का डिफरेंस तब होगा फ्रेंड जब ये 0-0 डिग्री पर सेट हो जाएंगे। 0-0 डिग्री पर सेट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों के दोनों एक मेन प्लेट यानी कि लोअर प्लेट को लोअर टेंजेंट स्क्रू के द्वारा हेल्प साइड से जोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर स्क्रू, लोअर टेंजेंट स्क्रू, मैंने आपको पढ़ाया था। और ये हमारा अपर टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से फॉलो होता है, अपर टेंजेंट स्क्रू की सहायता से फॉलो किया जाता है। तो स्टार्टिंग में जब हम इनको 0-0 डिग्री पर सेट करते हैं तो उस केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटों को 0-0 डिग्री पर सेट करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है। इन्हीं दोनों में से कोई सा एक स्क्रू हम हेल्प लेते होंगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग आपके पास होती है, जब थियोडोलाइट आप ग्राउंड पर लेकर आए और स्टेशन पॉइंट के ऊपर सेट किया, उस केस में अपर टेंजेंट स्क्रू और लोअर टेंजेंट स्क्रू दोनों के दोनों टाइट होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में एंगल को पढ़ने से पहले स्टार्टिंग में अपर टेंजेंट और लोअर टेंजेंट दोनों के दोनों स्क्रू टाइट रहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद ही आप इसको 0-0 डिग्री पर सेट करने के लिए वर्क करोगे। तो वो वर्क करेंगे जो हम 0-0 पर लाने के लिए, तो उसमें हमें क्या करना है, क्लियर। तो 0-0 पे लाने के लिए हमें क्या करना है, किसकी हेल्प से इसे 0-0 पे सेट किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है कि अपर टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से ही प्लेटों को 0-0 डिग्री पर सेट किया जाता है, क्लियर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो इसको मान लेता हूं मैं 0 ऑफ वर्नियर, इसे मैंने वर्नियर का 0 मान लिया और इसको 0 मान लिया मेन का, 0 ऑफ मेन। ये ऊपर और नीचे के हिसाब से मैंने मान लिया है, ऊपर वर्नियर नीचे मेन, ठीक है। तो 0 ऑफ वर्नियर और 0 ऑफ मेन हमने दोनों को 0-0 डिग्री पर सेट कर दिया अपर टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से, क्लियर फ्रेंड। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इस अपर टेंजेंट स्क्रू को वापस टाइट कर देंगे। इसे हमने लूज किया था, लूज करने पर हम इसको वहां लेके आएंगे जहां 0-0 लिखा होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, इसे 0-0 पे सेट कर दिया। तो जब इसको ए पॉइंट पर आप 0-0 ले आए, जब वापस जाकर बी पर देखोगे उस समय बी पर एंगल 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड का बना हुआ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपने ए को 0-0 पे सेट कर दिया, वर्नियर का ए और मेन का ए को 0-0 पे मिला दिया। जब बी प्लेट पर जाकर आप एंगल पढ़ोगे तो उस केस में वहां पर 180 डिग्री बना हुआ होगा। तो इसलिए कहते हैं कि दोनों का डिफरेंस ठीक है 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड होना चाहिए, वो अपने आप ही बन जाएगा, क्लियर। तो फिर उसके बाद आप क्या काम करोगे, अपर टेंजेंट को टाइट कर दोगे, अपर टेंजेंट को टाइट कर दोगे और लोअर को लूज करके, लोअर को लूज करके आप जब यहां पर थे अपर को आपने टाइट कर दिया, लोअर को लूज करके पी पॉइंट को बाइसेक्ट करोगे, पी पॉइंट को देखोगे। जब ये 0-0 सेट करना था तब की बात आ रहा हूं मैं, पी पॉइंट को देखोगे और यहां पर से 0-0 डिग्री पे सेट कर दोगे,
दोबारा सुनोगे, अपर को हमने टाइट कर रखा है, लोअर को लूज करके यहाँ पहुंचे, पी पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और 0 डिग्री पर सेट कर रहे हैं। क्लियर? इतना काम करने के बाद अब सुनोगे, मैंने आपको 4 कंडीशन लिखवाई थी इसके फंक्शंस की, थियोडालाइट के, कि किस फंक्शंस पर हम रीडिंग पढ़ते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि लोअर प्लेट, लोअर टेंजेंट स्क्रू टाइट होना चाहिए, अपर लूज होना चाहिए, तभी में प्लेट ऐसे मूव करना शुरू कर देंगी, एंगल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे, हमने यहाँ पर दोनों टाइट कर रखे हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट हमारे टाइट हैं, दोनों स्क्रू हमारे टाइट हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अब जब हमारा थियोडालाइट ऐसे है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, अपर टेंजेंट स्क्रू को लूज कर देंगे, इस वाले टेंजेंट स्क्रू को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, और लूज करके अपर टेंजेंट स्क्रू लूज, लोअर टेंजेंट स्क्रू टाइट रखकर हम पी से आर को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में चलते हुए हम यहाँ से ऐसे आर को बाइसेक्ट करेंगे। जब आप पूरी तरीके से आर को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, यानी कि आर आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, उस केस में आपने जो अपर टेंजेंट स्क्रू लूज किया था उसे टाइट कर दोगे। उसे क्या कर दोगे, टाइट कर दोगे और एंगल को नोट कर लोगे। मान लिया ये एंगल आपके पास आ गया θ1। क्लियर फ्रेंड, समझ में आ गई बात? अब तो आपने टाइट कर दिया था, अब आप क्या काम करो, वापस इस लोअर टेंजेंट स्क्रू को लूज करो। अब इसका नंबर आया लूज करने का, इसे हम लूज करेंगे। ठीक है, ये वाली प्लेट मैं लूज कर रहा हूं, मैं इसे लूज किया था तो एंगल मैंने पढ़ लिया था, मैं यहां था, अब मैं यहां हूं। अब मैंने इसको कर दिया टाइट और इसको कर रहा हूं लूज। इसको लूज करके वापस मैं पी पर पहुंचूंगा ऐसे लेके। देखो मेरी जो स्थिति है वह ऐसे है। ठीक है, अब मैंने इसको टाइट कर दिया, इसको लूज कर दिया। ठीक है, तो साथ में मतलब ये भी तो यहाँ पहुंची होगी। अब मैं इसको टाइट कर दूंगा, जब अपर को टाइट कर दूंगा, लोअर को लूज कर दूंगा, तो इसे वापस लेकर मैं कहां पहुंच जाऊंगा, वापस फिर पी पर जाऊंगा। ठीक है, वापस फिर पी पर आया, किसे लूज करके, लोअर टेंजेंट स्क्रू को लूज करके, अपर को टाइट करके वापस मैं कहां पहुंच गया, पी पर पहुंच गया। फिर वही प्रक्रिया, फिर लोअर टेंजेंट को टाइट कर दो, अपर को लूज कर दो, फिर वापस आर को बाइसेक्ट करो, यहां से फिर वापस आर को बाइसेक्ट करो। मान लो फिर आपका एंगल आया θ2। ठीक है, फिर वही कार्य, लोअर को अब लूज कर दो, अपर को टाइट करके फिर वापस पी पर आ जाओ। वापस पी पर आए, इसे वापस पी पर आने के बाद अब लोअर को तो टाइट कर दो, अपर को लूज करके फिर इसे बाइसेक्ट करो। ठीक है, मान लिया एंगल θ3 आ गया। नाम में देखो रेपिटेशन, रिपीटेड मेथड, मतलब रिपीट हो रहा बार बार, वापस जा रहे आगे बढ़ रहे, वापस जा रहे आगे बढ़ रहे। ठीक है, ये रेपिटेशन मेथड इसलिए बनता है क्योंकि इसमें एंगल हम बार बार एक ही पॉइंट पर रिपीट करते रहते हैं। ये प्रक्रिया हमारे पास आप जानते हो फेस लेफ्ट फेस राइट होता है। एक ये प्रक्रिया आपकी दोनों फेस पर अलग अलग की जाती है। 3 बार आपकी एक फेस पर और 3 बार आपकी दूसरी फेस पर यह प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। क्लियर फ्रेंड, याद रखोगे यहां तक? प्रोसीजर समझ में आ गया फ्रेंड? ठीक है, अब मैं इस पूरे प्रोसीजर को आपको लिखवा दे रहा हूं, यहाँ पर नोट कर लेना, मैंने समझा पूरा दिया है आपको ये। ठीक है, तो ये प्रक्रिया 3 बार फेस लेफ्ट पर की जाती है, 3 बार फेस राइट पर की जाती है। ठीक है, हमारा जो ये एंगल होगा PQR, ये जो एंगल होगा, यहाँ से जो θ3 निकलेगा, इस θ3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा एंगल निकलेगा। क्यों भाई, एंगल तो बढ़ जब आप यहाँ पहुंचे कुछ एंगल आया होगा, वापस उसी को लेकर आप यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से आगे पहुंचे तो जो एंगल बढ़ गए वो आपको दूसरा एंगल मिलेगा θ2, उसमें θ1 ऐड होगा। जब θ3 मिलेगा उसमें θ2 ऐड होगा। ठीक है, तो जो एंगल आपका यहाँ से PQR निकलेगा, PQR एंगल फाइनली वो होगा जो θ3 होगा। θ3 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक तरीके से होगा कि हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज हमारे पास 3 डाटा है, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हैं, वही तो एवरेज है। तो लेकिन तीनों को जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने की, क्यों? θ1 जो आया उसके बाद जो θ2 आपने निकाला, θ2 में θ1 ऐड है, θ3 निकाला उसमें ये दोनों ऐड है, समझ गए ना? तो इसलिए फाइनल जो हमारे पास आता है लास्ट का, उसी को ही हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, PQR एंगल हमें मिल जाता है। क्लियर? तो इसका प्रोसीजर, और एक चीज और, ये मोर एक्यूरेट मेथड भी कहलाता है, ज्यादा एक्यूरेट मेथड कहलाता है ये। इसका
एक्यूरेसी का रीजन ये है कि इस पर जो रीडिंग की मार्किंग है वो ज्यादा फाइनल होती है। डिग्री जो इसके अंदर छपी भी होती है ज्यादा ही फाइनल होती है, कंपैरिजन अगर करें वर्नियर की लीस्ट काउंट से भी ज्यादा, वर्नियर की लीस्ट काउंट से भी ज्यादा डिग्री तक की रीडिंग या आपको ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर फ्रेंड? तो मैं इसका आपको प्रोसीजर अभी लिखवा देता हूं, नोट्स कर लेना। यहाँ पे देखो फ्रेंड, पहले सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि यह एक एक्यूरेट मेथड है, सबसे ज्यादा अच्छा मेथड है, एक शुद्ध मेथड है। क्यों है, किस कारण है, ठीक है, उसका रीजन सुनोगे। बिकॉज इसमें डिग्री ऑफ प्रिसीशन यानी कि जो डिग्री छपी हुई है उसकी जो शुद्धता है को ज्यादा फाइनल डिग्री से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ज्यादा फाइनल डिग्री से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यह है कि जो डिग्री ऑफ प्रिसीशन, शुद्धता प्राप्त करना चाह रहे वो ज्यादा अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, लगभग वर्नियर की लीस्ट काउंट से भी ज्यादा। तो लगभग वर्नियर की लीस्ट काउंट से भी ज्यादा गहराई तक आप अच्छी एक्यूरेसी तक इस पर डिग्री को प्राप्त कर सकते हो। बस इसलिए ये एक एक्यूरेट मेथड है। बल्कि देखो, जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें एरर आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एरर आ रहे होंगे जब हम इस एंगल को मेजर कर रहे थे, तो इसमें कुछ एरर ऐसे होंगे, पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जो इस कार्य को करने से यानी कि इस मेथड को यूज करने से ही अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ एरर ऐसे होंगे जो इसका यूज करने से पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होंगे, ठीक है, उनके लिए हमें कुछ अदर वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे भी पॉइंट है कि कुछ एरर अपने आप समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है वो एक ऐसा मेथड है कि उसमें हर एक प्रकार का एरर एलिमिनेट हो जाता है। इससे होने वाला एरर एलिमिनेट वो भी हो जाएगा, जो इससे नहीं हो रहा वो भी हो जाएगा उस मेथड से। तो वो एरर की अपेक्षा में देखें तो वो वहां पर मोस्ट एक्यूरेट मेथड है एरर की अपेक्षा। तो ये डिग्री छपे हुए के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक्यूरेट मेथड है। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट इसके स्टेप प्रोसीजर क्या रहेगा, इसका जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी कार्यविधि क्या रहेगी। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है देखते हैं, और बाइसेक्ट का मतलब होता है देखना। ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हुए वर्नियर और मेन प्लेट को 0-0 डिग्री पर सेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड, याद रखोगे 0-0 डिग्री पर सेट करते हैं वर्नियर और मेन प्लेट को। क्लियर? और किसकी सहायता से कर रहे हैं, अपर टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से। ये पॉइंट आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अपर टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से वर्नियर और मेन प्लेट को 0-0 डिग्री पर सेट करते हैं, ये आपको दिखाया है। इसके बाद स्टार्टिंग में अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप दोनों के दोनों टाइट रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारा ग्राउंड था, ग्राउंड पर ये इंस्ट्रूमेंट पॉइंट जहां पर हमने थर्ड को लगाया है, और हमारे ये दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच का एंगल हमको निकालना है PQR। अब आगे का प्रोसीजर देखना कि ये कैसे निकालना है PQR। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला जो आपको ऐसे अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा है। क्लियर? देखें नेक्स्ट पॉइंट। इसके नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स देखना, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, एंगल PQR को पढ़ने के लिए अपर क्लैंप को टाइट रखते हैं। एंगल PQR पढ़ने के लिए अपर क्लैंप को टाइट रखते हैं और लोअर क्लैंप को लूज रखते हुए Q को देखते हैं। Q से P को बाइसेक्ट किया था। ये आपको मैंने बता दिया था कि हम क्या करेंगे, अपर क्लैंप को टाइट रख देंगे और लोअर क्लैंप को लूज करते हुए इस Q पॉइंट से P को देखेंगे और 0-0 पे सेट करते हैं, मैंने आपको भी बताया। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, उस लोअर को टाइट कर देंगे, अपर को लूज करेंगे। देखो, इसके बाद लोअर क्लैंप को टाइट कर दिया और अपर क्लैंप को लूज रख दिया, अपर क्लैंप को लूज कर दिया। फिर थियोडोलाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, क्लॉकवाइज दिशा में R पॉइंट को की तरफ रोटेट किया जाता है। यानी कि जब आप तो यहां से लोअर को हमने टाइट किया, अपर को लूज किया, तो P से हमने R की ओर ऐसे थियोडोलाइट को घुमा दिया। यानी कि हमने जो थियोडोलाइट को R की तरफ घुमा दिया तो यहां से हमें ये एंगल मिलेगा। ये एंगल हमने निकाल लिया, मान लिया ये एंगल हमारे पास θ1 है। फिर हमने क्या काम करा, अपर को लूज कर रखा था, उसको तो कर दिया टाइट, लोअर को टाइट कर रखा था, उसे कर दिया लूज।
और रीडिंग पढ़ने के बाद वापस पी पर आ गए। तो देखो आर को बाइसेक्ट करके अपर क्लैंप को टाइट, मैंने कहा ना अपर को टाइट कर दिया और रीडिंग की वैल्यू पढ़ ली जाती है, अपर को टाइट कर देते हैं और रीडिंग नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोअर को लूज रखकर दोबारा पी को देखते हैं, दोबारा पी को देखेंगे, वापस वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या काम करेंगे, लोअर को लूज कर देंगे, टाइट कर देंगे, अपर को फिर लूज करेंगे। इसके बाद लोअर को टाइट कर दिया, अपर को लूज करके फिर एंगल पढ़ा हमने। ठीक है, फिर एंगल हमने पढ़ाई, मान लिया इस बार हमारे पास एंगल आ गया θ2। ठीक है, फिर वापस वही वहां पहुंचे जब हम आर पॉइंट पर, अपर को हमने फिर लूज कर दिया और टाइट कर दिया और एंगल नोट कर दिया। अपर को टाइट रखते हुए लोअर को लूज करके वापस पी पर आ गए। पी पर जब पहुंचे लोअर को फिर हमने टाइट कर दिया, अपर को लूज करके फिर आर पर चले गए और फिर हमने एंगल निकाल दिया। ये हमने फिर एंगल निकाल लिया θ3। अब फ्रेंड्स मेरी एक बात सुनना, जो आपने एंगल θ1 निकाला था, फिर आप θ2 पर गए, तो θ2 पर जब आप गए तो θ1 साथ चल रहा था आपका, यानी कि θ2 जो मिला होगा उसमें θ1 भी ऐड होगा, θ3 जो मिला होगा उसमें दोनों ऐड होंगे। तो फाइनल हम क्या काम करेंगे, हमारे पास जो यहाँ से एंगल निकल के आएगा PQR, एंगल PQR, हमारा एंगल PQR वो हो जाएगा जो लास्ट में आपके पास आया उसका एवरेज निकाल दो, क्योंकि इसमें तीनों जुड़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि इन तीनों का एवरेज लेते हैं। और तीसरा ही जो हमारा वैल्यू हमारे पास है इसमें दोनों ऐड है, यानी कि θ3 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एंगल। क्लियर फ्रेंड? तो इसके बाद लिखा हुआ है कि यह प्रोसीज 3 बार, 3 टाइम्स मतलब 3 बार फेस लेफ्ट पर और 3 बार फेस राइट पर किया जाता है। ठीक है, एक बार फेस राइट पर कर देता है, एक बार हम फेस लेफ्ट पर कर देते हैं। यह बात क्या रहा है कि यह मेथड 100 मीटर से अधिक दूरी के लिए प्रभावी होता है, यानी कि इसमें प्रभाव पड़ता है, ये मेथड ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता अधिक 100 मीटर से ज्यादा दूरी के लिए। ठीक है, अब इसका जो यूज है फ्रेंड, हम इसका यूज तब करते हैं जब हमें एक ही पॉइंट पर खड़े होकर किसी एक पॉइंट के एंगल को अधिक प्रिसाइज से मापना हो। आप एक ही बार ऑपरेटर्स को सेट कर दिया और उससे किन्हीं पॉइंट्स के बीच का जो एंगल आप मापना चाह रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए, तो इसलिए तब हम इसका यूज करते हैं। तो इसके यूज में आप लिख सकते हो, तो देखना इसका यूज हम फ्रेंड कब करते हैं, इसका यूज तब क्या आता है जब किसी एक ही पॉइंट से एक ही एंगल को अधिक प्रिसाइज से नापना हो, अधिक प्रिसाइज से देखना हो। ठीक है, ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी से आपको अगर एक ही एंगल को बार बार अच्छी एक्यूरेसी से चाह रहे हो तब हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड तब यूज करते हैं जब किसी एक ही पॉइंट से एक ही एंगल को अधिक प्रिसीजन से देखना होता है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ देखना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका रेपिटेशन मेथड। अब इस रेपिटेशन मेथड से कुछ एरर एलिमिनेट हो जाते हैं। वे कौन से होते हैं उससे पहले मैं आपको इसका दूसरा मेथड बता देता हूं, फिर दोनों के द्वारा कौन कौन से एरर एलिमिनेट हो सकते हैं फिर वो उसको पढ़ेंगे। क्लियर फ्रेंड? तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है यहां पर, तो देखना फ्रेंड रिट्रेशन मेथड। रिट्रेशन मेथड का यूज कब क्या आता है, तो रिट्रेशन मेथड का यूज फ्रेंड तब क्या आता है जब एक ही पॉइंट से अलग अलग एंगल मेजर करने हो। जब एक ही पॉइंट से अलग अलग एंगल मेजर करने होते हैं तब हम रिट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। रिट्रेशन मेथड, अभी इसको आपको मैंने बताया डायरेक्शंस मेथड या एक सीरीज मेथड, इसमें एंगलों की सीरीज बनती चली जाती है। कैसे देखोगे, मान लो आपका O पॉइंट है, इधर कोई P, इधर कोई Q, R, S और पॉइंट जुड़े हुए हैं यहाँ से T। ठीक है, काफी सारे पॉइंट आपके पास हैं। तो हम इस मेथड से एंगल कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहला प्रोसीजर तो वही रहेगा, 0 0 पे सेट करोगे, जैसे मैंने आपको भी बताया है, सेम प्रोसीजर वही रहेगा। वो सब कार्य करने के बाद जब आपने 0 0 पे सेट कर दिया होगा, आप यहाँ होंगे, आप यहाँ से इधर पहुंचोगे, इस एंगल को मेजर करोगे। ठीक है फ्रेंड, ये एंगल आपने मेजर किया। इसके बाद आप क्या काम करोगे, यहां से हम जब यहाँ पहुंचे होंगे तो अपर हमारा लूज होगा, हम यहाँ पहुंच के अपर को टाइट, लोअर को लूज करके वापस यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ से फिर एंगल मेजर करेंगे नेक्स्ट लाइन तक का ये वाला, फिर वापस करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन तक का एंगल ये वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन तक का एंगल ये वाला, फिर नेक्स्ट लाइन तक का एंगल ये वाला।
ऐसे मेजर करते हुए इसमें चले जाते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो ये मेथड जो हमारा होता है, इस मेथड का यूज हम तभी करेंगे जब एक पॉइंट से अलग अलग एंगल मेजर करने हो। बस सिंपल मेथड रहता है, वापस वहां पहुंचो और इसी पॉइंट पर नहीं रुकना आके। जब हम वापस यहाँ पहुंचे तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से अगली लाइन पर पहुंचेंगे। जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ नहीं रुकेंगे, इससे अगली लाइन पर पहुंचेंगे। तो ऐसे ही इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। कौन से मेथड के द्वारा? रिट्रेशन मेथड के द्वारा। तो इसमें आप याद रख सकते हो बस कि जब एक ही पॉइंट से अलग अलग एंगल मेजर करने हो तो इसे आप लिख सकते हो कि इस मेथड का यूज तब करते हैं जब एक ही पॉइंट से अलग अलग एंगल मेजर करने हो, ठीक है, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो ये दो मेथड है हमारे पास, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि रेपिटेशन मेथड से कौन सा एरर समाप्त हो जाता है, ठीक है, या रिट्रेशन मेथड से कौन सा एरर समाप्त हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भैया ये बताइए रेपिटेशन मेथड से इनमें से कौन सा एरर एलिमिनेट नहीं होता, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिसएडवांटेज ये होता है कि सारे एरर वो समाप्त नहीं कर सकता, उसमें कुछ एरर बच जाते हैं। तो कौन से बचते हैं वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा एरर एलिमिनेट हो जाता है, कौन सा नहीं। तो देखोगे फ्रेंड, एरर एलिमिनेट इन मेथड ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशन मेथड में समाप्त होने वाले एरर, रेपिटेशन मेथड से समाप्त होने वाले एरर मतलब त्रुटियां। फर्स्ट एरर ये कह रहा है वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण होने वाला एरर। वर्नियर की इसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि यदि वर्नियर अपनी एक्सिस से हटा हुआ हो और तब उसके ऊपर आप रीडिंग पढ़ रहे हो तो मतलब इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, लेकिन वो एरर भी अपना आप समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों वर्नियर पर रीडिंग पढ़ते हो, ठीक है। आपके द्वारा दोनों वर्नियर पर, दोनों स्केल पर रीडिंग पढ़ी जाती है, जिसके कारण इसेंट्रिसिटी का एरर भी अपने आप समाप्त हो जाता है। क्लियर? इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रिता को बोलते हैं जो एक्सिस से हट जाए, ठीक है, जितनी दूरी तक हटा हुआ है वो दूरी उत्केंद्रिता इसेंट्रिसिटी कहलाती है। अगर उसके कारण कोई एरर आ रहा है तो आप दोनों सर्कल पर, दोनों वर्नियर पर रीडिंग नोट कर लो, दोनों वर्नियर पर रीडिंग पढ़ो, एक के बजाय दोनों पर रीडिंग पढ़ोगे तो वो एरर अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन के कारण। इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन मतलब उसके ऊपर मार्किंग सही नहीं छपी हुई। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उस पर मार्किंग सही नहीं छपी हुई है, ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट पर मार्किंग सही नहीं छपी हुई है उसको बोलते हैं इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो उसके कारण फिर एरर होगा ही। आपने उसमें इंस्ट्रूमेंट में गलत रीडिंग छपी हुई थी, आपने वही पढ़ दी तो एरर आएगा, तो वो एरर भी समाप्त हो जाएगा। किस कारण वो एरर समाप्त होगा? जो सर्कल आपके पास है जिसके ऊपर आप रीडिंग पढ़ रहे हो, ये जो वर्नियर आपके पास होता है ये इस टाइप से, ये ऐसे रीडिंग उसके ऊपर छपी होती है, ठीक है फ्रेंड, ये ऐसे रीडिंग होती है, ठीक है। नीचे इसमें मेन स्केल की होती है, नीचे इसके मेन स्केल की रीडिंग होती है, ऐसे ऐसे होता है ये पूरा सर्कल, ठीक है। नीचे ये मेन स्केल, ये मेन स्केल होगा आपका, और ऊपर की साइड में होता है ये वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। तो जब आप वर्नियर पर रीडिंग पढ़ रहे हो इस सर्कल के ऊपर, ये सर्कल है पूरा का पूरा, इस सर्कल के ऊपर रीडिंग पढ़ रहे तो आप यहां नहीं पढ़ रहे, मतलब आपने यहां पढ़ के देखा, हम वो रीडिंग नोट करते हैं जहां की ऊपर की रीडिंग और नीचे की रीडिंग एक दूसरे के ऊपर मैच कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो आपको लगा कि यार ये तो अच्छी तरह मैच नहीं कर रही, तो आपने कहीं और पढ़ के देखा, कहीं और पढ़ के देखा, तो आप सर्कल के डिफरेंट पार्ट पर रीडिंग नोट कर रहे हो। एक जगह आपने कहा ठीक है फाइनल करो, ये लिख दो, ऐसा नहीं किया आपने, आपने बिल्कुल एक्यूरेटी तक अच्छे से अच्छे पूरे सर्कल पर रीडिंग पढ़ते रहे, तो उसको बोलते हैं डिफरेंट पार्ट पर रीडिंग पढ़ने का। क्लियर फ्रेंड? यहां तो कोई डाउट? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्या रहा है ये लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन आप जानते हो एलओएस को कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ साइड को कहा जाता है, दृष्टि रेखा को कहा जाता है, एंड ट्रूनियन एक्सिस, ट्रूनियन एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहा जाता है। कि
इन एडजस्टमेंट के कारण, यदि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एडजस्टमेंट आपने सही नहीं किया, ठीक है, इनका एडजस्टमेंट आपने सही नहीं किया है, तो उसके कारण भी एरर आएगा। तो वो एरर भी इस मेथड को यूज करने से समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दोनों फेस पर रीडिंग पढ़ेंगे, फेस लेफ्ट पर भी रीडिंग हमने पढ़ी, फेस राइट पर भी रीडिंग पढ़ी, तो अगर ये कहीं ये एरर रहा होगा वो अपने आप ही समाप्त हो गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये वो एरर है जो इस मेथड से एलिमिनेट हो जाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट एरर है 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रखोगे 101% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ वो पॉइंट देखते हैं कि जो इस मेथड से एरर समाप्त नहीं हो रहे होंगे वे कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना। तो देखोगे फ्रेंड, ये कह रहा है कि रेपिटेशन मेथड से एलिमिनेट ना होने वाले एरर, जो इस मेथड का यूज करने से एरर समाप्त नहीं होते, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट एरर है कि वर्टिकल एक्सिस के ट्रूली वर्टिकल ना होने का। नाम तो वर्टिकल है लेकिन वर्टिकल नहीं है भाई। एक्सिस आपकी पूरी वर्टिकल होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ना किसी इंक्लाइनेशन पर है, ये वर्टिकल नहीं है और यहाँ किसी ना किसी इंक्लाइनेशन पर है। तो ये एरर भी अपने आप समाप्त हो जाए, अपने आप समाप्त नहीं हो पाने का इस मेथड के द्वारा। क्लियर। दूसरा मेथड स्लिप या डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वही अगर इंस्ट्रूमेंट आपका स्लिप कर जाए, थोड़ा विस्थापित हो जाए, तो भी एरर एलिमिनेट नहीं होगा। दूसरा मोमेंट के कारण, मोमेंट कोई हलचल हो रही है उसके कारण भी एरर समाप्त नहीं होने का। और नेक्स्ट आपका रोटेशन के कारण, ठीक है, घुमाव के कारण अगर कोई एरर आया तो वो भी समाप्त नहीं हो पाने का। तो ये वह एरर है जो इस मेथड से समाप्त नहीं होते। इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से कौन सा एरर ऐसा है जो रेपिटेशन मेथड का यूज करने से एलिमिनेट नहीं होता। तो होने वाले मैंने आपको बता दिए, ना होने वाले ये रहे। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे मेथड की, रिट्रेशन मेथड की। क्लियर। देखोगे नेक्स्ट फ्रेंड, ये कह रहा है कि एरर एलिमिनेटेड बाय रिट्रेशन मेथड। रिट्रेशन मेथड से होने वाले एरर जो होते हैं, मतलब समाप्त होने वाले एरर, तो सिंपल है कि वह सभी एरर जो रेपिटेशन मेथड से समाप्त हो रहे थे वे रिट्रेशन मेथड से भी समाप्त हो जाते हैं। क्लियर। इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब किसी एंगल को बहुत अधिक एक्यूरेसी के साथ पढ़ना हो, ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा शुद्धता के साथ पढ़ना है, तो इस मेथड का हम यूज करते हैं। तो जब ये एक्यूरेसी दे रहा है तो ऐसा एरर जो रिट्रेशन मेथड से एलिमिनेट, रेपिटेशन मेथड से एलिमिनेट नहीं हो रहे थे, वे इस मेथड से एलिमिनेट होने वाले हैं। देखोगे इस मेथड से वर्टिकल एक्सिस के ट्रूली वर्टिकल ना होना, स्लिप या डिस्प्लेसमेंट के कारण, रोटेशन के कारण या मूवमेंट के कारण होने वाले एरर सभी समाप्त हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड, सभी एरर यहां से समाप्त हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले वाले के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिंपल एक पॉइंट याद रखना है कि सारे एरर समाप्त होंगे इधर। तो अब उसमें कौन से नहीं हो रहे, कौन से हो जा रहे हैं, वह आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये टॉपिक कितना इंपोर्टेंट है। क्लियर। तो ये समझ में आया। तो ये हमारे पास दो मेथड थे हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखना, ये कह रहा है सोर्स ऑफ एरर इन थियोडोलाइट वर्क। जब हम थियोडोलाइट कार्य करते हैं उसमें एरर आने के स्रोत कौन कौन से हैं, किस किस साइड से एरर आ सकता है वो हमें देखना है। तो हमारे पास 3 एरर होते हैं फ्रेंड, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक पर्सनल एरर और एक नेचुरल एरर। सॉरी, पर्सनल एरर जो आपकी गलतियों के कारण आता है। ठीक है, आपका रीडिंग सही ना पढ़ना, आपके द्वारा इंस्ट्रूमेंट को हिला देना, ठीक है, ये सब आपका पर्सनल एरर है। नेचुरल एरर प्रकृति के कारण जो आ रहा है, प्राकृतिक त्रुटि। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जैसे तेज हवाएं चल जाना, बारिश आ जाना, ठीक है, ये सब प्राकृतिक होते हैं और ये व्यक्तिगत हैं, जो आपके खुद के हैं। यह उपकरण एरर। ठीक है, उपकरण एरर यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं हमारे पास, उसमें फर्स्ट एरर हमारे पास आता है फ्रेंड इंडेक्स एरर। फर्स्ट एरर आएगा इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर का मीनिंग ये हुआ कि जब लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट का मतलब दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ कोलिमेशन हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, लाइन ऑफ साइट पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वर्टिकल सर्कल वर्नियर जो है वो 0 नहीं पढ़ पा रहा है। लाइन ऑफ साइट तो आपकी बिल्कुल वर्टिकल है,
लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो वर्टिकल सर्कल है ना वो जीरो रीडिंग नहीं पढ़ पा रहा। 0 0 पे साइड करते हैं, लाइन ऑफ साइट आपकी पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन ये वर्नियर जो है जीरो रीडिंग नहीं पढ़ पा रहा है। तो उस समय जो आप एंगल मेजर करोगे, उस समय आपके द्वारा जो वर्टिकल एंगल मेजर किया जाएगा उसको हम कहते हैं वो इनकरेक्ट होगा, और उसमें जो एरर आएगा वही हमारा क्या होगा, इंडेक्स एरर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स एरर को समाप्त कैसे करें। तो जो इंडेक्स एरर है बोथ फेस पर, दोनों फेस पर रीडिंग पढ़ने के कारण एलिमिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आप याद रखोगे। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक कोई डाउट है क्या, बताइए कोई डाउट है तो। नेक्स्ट आता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल। प्लेट लेवल का जो एडजस्टमेंट, जो समंजन, एडजस्टमेंट को बोलते हैं समंजन, और इसका मीनिंग होता है एक तरीके से स्थापित करना। वो आपने गलत कर रखा है, इम्परफेक्ट है, बिल्कुल सही नहीं है, तो कैसा एरर आएगा, ठीक है। तो ये एरर भी आएगा प्लेट लेवल का, यदि एडजस्टमेंट सही नहीं किया जा रहा है, वो भी आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये एरर भी दोनों फेस पर, ये एरर भी दोनों फेस पर, दोनों फेस का मतलब डबल साइटिंग पर रीडिंग पढ़ने के कारण ये भी एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड, देखते हैं इसका नेक्स्ट एरर आता है एक। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, नेक्स्ट एरर हमारे पास आता है एरर ड्यू टू एलओएस। एलओएस आप बोलते हैं लाइन ऑफ साइट को कहा जाता है, एंड नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यदि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ परपेंडिकुलर लंबवत 90 डिग्री एंगल पर नहीं है तो वो एरर होगा, ठीक है। उस केस के एरर को हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। एरर होता है हमारा बीटा सेक अल्फा। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये होता है आपकी एलिवेशन लाइन। एलिवेशन लाइन, इस एलिवेशन लाइन से ऊपर लिया गया एंगल अल्फा, नीचे लिया गया एंगल बीटा। मैं लिख भी दिया है कि अल्फा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और बीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब गहराई में गिर जाना, और एंगल मतलब उठ जाना, उठान कोण कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये एंगल है, आगे आने वाले लेक्चर में मैं उसको और आपको डीपली बताऊंगा, वहां पर इसके फॉर्मूले भी बनेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, ये एरर भी आपका दोनों फेस पर रीडिंग पढ़ने से एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ फेस ऑब्जर्वेशन। तो वही लाइन जो अभी तक मैं हिंदी में लिखता आ रहा था कि ये एरर दोनों फेस पर रीडिंग पढ़ने के कारण एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट एरर है एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, दोनों ही आपकी किसी अलग एंगल पर है, मतलब पूरी तरीके से परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो एरर भी आपका दोनों फेस पर रीडिंग से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों फेस पर रीडिंग पड़ जाने के कारण वह एरर भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, कोई डाउट यहाँ तक? आई होप कि आपके टॉपिक समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो ये कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, आपको याद रखना है, सम नोट पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोर, ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट है, ये कह रहा है कि एक थियोडोलाइट में 4 नंबर ऑफ वर्नियर स्केल फिट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक थियोडोलाइट में कितने वर्नियर स्केल होते हैं, 4 होते हैं। 2 वर्नियर स्केल्स में अपर्स वर्टिकल सर्कल के ऊपर, वर्टिकल सर्कल में होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको याद रखना है कि एक वर्नियर एक थियोडोलाइट में 4 नंबर ऑफ वर्नियर फिट होते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एरर है, नेक्स्ट कह रहा है ये एरर इन रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ पार्ट। पार्ट के फैल जाने के कारण, थियोडोलाइट के भाग के फैलने के कारण, एक्सपेंशन बोलते हैं फैलने को, ठीक है, फैलना, ठीक है। कोई थियोडोलाइट का पार्ट रहा होगा, वो एक्सपेंशन कर गया, फैल गया, तो वो किस प्रकार का एरर है भाई, उस पर हम तो जोर लगाने रहोगे, हम खींच रहे होंगे तो फैल जा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्राकृतिक तौर पे रहा होगा, कोई टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा जिसके कारण पार्ट एक्सपेंशन कर गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो एरर आएगा वो आपका एक नेचुरल कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर, तो ये आपका नेचुरल एरर है। नेक्स्ट है थियोडोलाइट दैट कैन बी रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल प्लेन। ये कह रहा है कि वह थियोडोलाइट बताइए जो वर्टिकल प्लेन में, ऊर्ध्वाधर प्लेन में रिवॉल्व हो सकता हो, घूम सकता हो, वर्टिकल प्लेन में घूमता हो ऐसा, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में कौन सा घूमता है, वर्टिकल प्लेन में जो घूमता है फ्रेंड
वो हमारा क्या होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट। वाई थियोडोलाइट, प्लेन थियोडोलाइट लगभग एक ही है दोनों, तो ये तो हमारे होते नहीं, वो हमारा आता है आपका कौन सा, ट्रांजिट थियोडोलाइट। क्लियर कि ट्रांजिट थियोडोलाइट जो होता है वो वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पैरालैक्स एरर। पैरालैक्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि धुंधलेपन को समाप्त करना, कोई धुंधलापन है जो हमें इमेज को साफ देखने से रोक रहा है, तो उस धुंधलेपन को कैसे हटाएं। धुंधलेपन का मतलब पैरालैक्स। तो जो पैरालैक्स एरर है थियोडोलाइट में, उसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, किसके थ्रू हम उसको समाप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है कि दोनों फेस पर रीडिंग लेने के कारण, रेपिटेशन मेथड का यूज करके, फोकसिंग आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकसिंग करके, या ये सभी। तो फ्रेंड जब हम पैरालैक्स की बात कर रहे थे तो उसमें तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, रेपिटेशन मेथड तो आज पैदा होने लग रहा है। पिछले लेक्चर जो हमने लिए वहां पर तो ये नहीं था, ठीक है, दोनों फेस का भी कोई मीनिंग नहीं था पीछे। तो उस केस में फ्रेंड ने बताया था कि अगर पैरालैक्स एरर को एलिमिनेट करना हो तो हम फोकसिंग करते हैं और आईपीस और ऑब्जेक्टिव की फोकसिंग कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये एरर आईपीस, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकसिंग करके हम इस एरर को समाप्त कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो कोई डाउट यहां पर बताइए। तो फ्रेंड्स ये था आपका थियोडोलाइट टॉपिक। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो भी हमारा थियोडोलाइट का ही टॉपिक होगा, बट सॉरी, तो बट वहां पर हम ट्रेवर्स सर्वे यूज करने वाले हैं। हम उसको एक स्पेशल नाम देंगे फ्रेंड, ट्रेवर्स सर्वे। ट्रेवर्स सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेवर्स सर्वे। यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनते हैं और थ्योरेटिकल भी बनते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड, डिपार्चर आपने नाम सुना हो, ठीक है, तो वह सब हमारा यहीं पर आने वाले हैं। क्लोजिंग एरर क्या होता है वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा। थियोडोलाइट आपका समाप्त हो जाता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, कोई भी आपका पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ट्रेवर्स को कंप्लीट करने के बाद हम थियोडोलाइट और ट्रेवर्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप थियोडोलाइट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपनी बुकों से सोल्व कर सकते हो। आई होप कि आपके पास बुकें होंगी और उनसे आप इन थियोडोलाइट क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए धन्यवाद, बाय।